Hello student, today I'll discuss about wave. This is the chapter number 15 and this is the last chapter of class 11th. So first of all, what is wave? Wave is nothing but it is the disturbance from equilibrium position which travels. मतलब suppose a particle is traveling from a point and that one particle, if that one particle will travel from the equilibrium position, then we can say that is the wave. इसको समझना है तो हम लोग एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं. एक रोप ले लो और रॉप को किसी वाल से कुछ इस तरीके से बाइंड कर दो यहाँ पे, और बाइंड करके यहाँ से यदि हम बीप लगाएं, जर्क लगाएं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखता है तुमको. फिर ये धीरे धीरे जर्क जो है सो इस तरीके यहाँ तक पहुँचेगा, फिर फाइनली यहाँ तक पहुँचेगा और फाइनली जा करके ख़त्म होता है. तो जर्क यदि हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं तो देखते हो कि जो पार्टिकल है, आई मीन जो वो रोप है, यहाँ पे यदि मैं एक पार्टिकल कंसिडर करूँ तो पार्टिकल किस तरीके का मोशन कर रहा है, अप डाउन, इस तरीके से अप डाउन वेव का मोशन कर रहा है वो. तो यहाँ पे यदि ये जर्क फील मतलब प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनाएगा, लाइक दिस, ये जस्ट लाइक ऐसे कुछ बनता है, मतलब एक वेव बन रहा है वहाँ पे. बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल हियर, ओनली ट्रेवल्स एनर्जी. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करता है हम लोग का, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल. बिकॉज आप देख सकते हो कि इस रस्सी का पॉइंट यदि यहाँ पे देखें तो ये रस्सी का पॉइंट यहीं पे है. यदि ये आगे बढ़ा तो रस्सी का पॉइंट थोड़ी चला गया वहाँ पे. यहाँ पे एक सोलो टेप या तो कुछ हम लोग यहाँ पे बाइंड करते हैं तो वो टेप जो है यहीं पे आपको दिखेगा. या तो एक हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पेंट कर दें तो ये पेंट जो है यहीं का ही दिखेगा. मतलब पार्टिकल सिर्फ क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं हो रहा है पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, बट वो अपने पोजिशन पे रिटर्न हो जा रहा है. तो particle is moving but not traveling from one point to another point. Particle is moving but it returns on the same position. So we can say particles is only oscillating on the wave. तो क्या ट्रेवल करता है यहाँ पे, तो ट्रेवल्स ओनली एनर्जी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी से ट्रेवल करेगा और पार्टिकल आपका ऑसिलेट होता है. तो ये हो गया वेव. वेव का कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है जो हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. तो क्या बोलोगे, एन वेव, वेव क्या है, वेव जस्ट लाइक ए एनर्जी. वेव इज जस्ट लाइक ए एनर्जी. वेव एनर्जी है और एनर्जी क्या होता है, ट्रेवल होता है. और पार्टिकल जो है सो ऑसिलेट होता है जिसके कारण वहाँ पे एनर्जी तुम्हारा ट्रेवल होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि इसका कुछ टाइप्स हो सकता है. तो टाइप कौन कौन सा हो सकता है, देखो टाइप्स ऑफ वेव. फर्स्ट वन टाइप इज द मैकेनिकल वेव, another one is the non-mechanical wave. There are basically two types of the wave. First one is the mechanical, another one is the non-mechanical. मैकेनिकल किसको बोलेंगे, विच रिक्वायर्स ए मीडियम. नॉन मैकेनिकल विच डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम. डू नॉट रिक्वायर मीडियम मतलब वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, और मीडियम में मतलब जस्ट लाइक एयर, वाटर, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स लाइक दैट. The example of mechanical wave is the sound wave. इस साउंड वेव किसी किसी को डेवलप कर सकते हैं, जैसे वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स इन एयर कॉलम, etc. ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा. जैसे टाइप्स ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव जो मीडियम को, उसमें मीडियम का जरूरत पड़ेगा तो साउंड वेव बोलेंगे. साउंड वेव हम लोग कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग से कर सकते हैं. और एयर कॉलम में भी हम लोग साउंड, जैसे यहाँ से बोले तो आप सुन पा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं और वो जा करके हमको एक जगह से दूसरी जगह साउंड जो है सो साउंड वेव जो है सो ट्रेवल कर जाता है. अब कंडीशन है नॉन मैकेनिकल वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम. तो वैक्यूम में ट्रेवल करता है. तो कौन सा होगा उसका एग्जांपल, तो उसका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रेवल तुम्हारा होता है बट उसमें मीडियम की जरूरत नहीं होता. जैसे लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, लाइट है, और लाइट इज द वेव, और लाइट को मीडियम का जरूरत नहीं होता है. तो लाइट तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन मैकेनिकल के लिए. अब हम लोग कुछ टाइप्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन. ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन. आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन के बेसिस पे देखें तो दो तरह का वेव होता है. फर्स्ट वन ट्रांसवर्स, अनदर वन इज द लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो ट्रांसवर्स वेव है क्या, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल समझेंगे. ट्रांसवर्स वेव होता है कि एनर्जी का जो ट्रेवलिंग है, जैसे वेव मोशन यहाँ पे दिखा रहा है ना, वेव मोशन, वेव का मोशन तुम्हारा इस डायरेक्शन में दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है तुमको ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स लाइक दैट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये जो देख रहे हो, दिस इज द पार्टिकल मोशन. पार्टिकल जो सो अपने जगह पे इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है अप एंड डाउन, और एनर्जी जो है सो तुम्हारा कुछ इधर जा रहा है, राइट साइड में.
इसका सबसे बेटर एग्जांपल होगा रिपल्स ऑफ द वाटर। जैसे एक स्टोन ले लो और स्टोन को वाटर में फेंक दो, तो वाटर में फेंकोगे तो देखो स्टोन जो है सो नीचे की तरफ जाएगा और उसके अराउंड कुछ इस तरीके का रिपल बनेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो साउंड एनर्जी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखे तो देखो साउंड एनर्जी इधर जा रहा है और ये पार्टिकल जो सो इस तरीके से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऑसिलेट हो रहा है। तो यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि पार्टिकल के ऑसिलेशन और वेव के मोशन के बीच जो एंगल बन रहा है दैट वन एंगल इज द 90 डिग्री। तो ट्रांसवर्स में क्या बोलोगे कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव, मतलब जो यहाँ पे एनर्जी का जो एंगल बन रहा है विद द पार्टिकल्स कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे डेफिनेशन देना पड़ेगा कि प्रोपेगेशन ऑफ द वेव is the perpendicular to the direction is the perpendicular to the particle of the oscillation of the propagation of wave is the perpendicular to the oscillation of the particle के ऑसिलेशन से परपेंडिकुलर तुम्हारा होगा वेव मोशन। मतलब एनर्जी और पार्टिकल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। तब वैसे सिचुएशन में हम कहेंगे दिस टाइप ऑफ वेव इज द ट्रांसवर्स वेव। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा वेव्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को ऐसे करोगे तो ऐसे वाइब्रेट होगा इस तरीके से, और उसका साउंड का एनर्जी जो है सो या तो अप साइड जाएगा या तो डाउन साइड जाएगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो तुमको यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगा वेव ऑन स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बिना मीडियम का जो भी बिना मीडियम का बोले कि जिसमें मीडियम का जरूरत नहीं होता, लाइट। तो लाइट में क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यहाँ पे डेवलप होता है उसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। और लाइट वेव तुम्हारा इधर जाता है, मतलब एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस में तुमको मिलता है लाइट वेव। मतलब ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब सब तो 90 डिग्री पे यहाँ पे दिख रहा है, तो कह सकते हैं यहाँ पे भी परपेंडिकुलर तुम्हारा है। एनर्जी कौन सा हो गया, लाइट वेव इज द एनर्जी। तो एनर्जी और ये ये क्या बोलते हैं मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना बन रहा है एंगल 90 डिग्री। तो तुम्हारे ये सब एग्जाम्पल्स है। तो सिंपल सा ट्रांसवर्स वेव का क्या तुम्हारा कंसेप्ट हो जाएगा कि पार्टिकल और मोस एनर्जी के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। नेक्स्ट वन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है उसमें क्या होना चाहिए कि देखो ये पार्टिकल है तो कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन के फॉर्म में होता है यहाँ पे। तो ये देखो इधर जा रहा है ऐसे ऐसे इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इसका, इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है ये। तो पार्टिकल जो है सो या तो लेफ्ट साइड जा सकता है या तो राइट साइड जा सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड के कंसेप्ट में, मतलब साउंड का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। साउंड तो जैसे साउंड बोलें या तो वेव बोलें तो वेव का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सभी डायरेक्शन में मूव करता है। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम लोग को देखना है, यदि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को देखें तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम एक्स एक्सिस में देखना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस में जो पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है और इसका जो साउंड का प्रोपेगेशन है, साउंड वेव या तो कोई भी वेव है उसका प्रोपेगेशन यदि उसी के डायरेक्शन में हो तब ऐसे सिचुएशन में कहेंगे दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब पार्टिकल ऑसिलेशन एंड एनर्जी ट्रेवलिंग दोनों का यदि डायरेक्शन दोनों सेम हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, तो यदि एंगल ऐसा सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो एंगल यदि 0 डिग्री बनता है ऐसे सिचुएशन में तो कहेंगे हम लोग साउंड वेव, ये क्या बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको बोलते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव, या तो बोल दो पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो ये पैरेलल है तो थीटा कितना मिला 0 डिग्री। और यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव फॉर ट्रांसवर्स। तो ये तुम्हारा इसका एग्जांपल कौन सा हुआ साउंड वेव इन द एयर। साउंड वेव इन द एयर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो जाएगा। अब कंडीशन है कि लॉन्गिट्यूडनल किस में पॉसिबल है, तो ये सॉलिड में भी पॉसिबल है, लिक्विड में भी पॉसिबल है और गैस में भी पॉसिबल है। बट ट्रांसवर्स वेव डज नॉट पॉसिबल इन द एयर मीडियम और गैसियस मीडियम, इट विल पॉसिबल ओनली ऑन द लिक्विड एंड सॉलिड। ट्रांसवर्स वेव ओनली पॉसिबल ऑन द लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, और तुम्हारे लॉन्गिट्यूडनल तीनों में पॉसिबल है। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट थ्योरी जो कि हम लोग क्लास 9th में साउंड चैप्टर में भी इस तरह का डिस्कस किए थे। बट अब हम लोग का जो मेन कंसेप्ट आता है वो क्लास 11th का वो है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव, इसका देखते हैं जनरल इक्वेशन क्या होता है और किस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। जनरल इक्वेशन हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ही वेव लेते हैं हम लोग, वेव ऑन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का ही वेव लेते हैं। जैसे वहाँ पे हम बोले कि रस्सी बांध दो वाल में और कुछ इस तरीके से करो तो कुछ इस टाइप का वेव बनाएगा वहाँ पे, तो कुछ इस टाइप का वेव बनाएगा। तो देख सकते हैं कि अप एंड डाउन हमारा क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, दिस में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द वाई। और ये जो वेव का प्रोपेगेशन है, मतलब वेव इज द एनर्जी, एनर्जी का जो प्रोपेगेशन है कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस में तुम्हारा जा रहा है।
तो ये एक्स डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस तक कवर करेगा। तो कंडीशन है क्या कि ये डिस्टेंस मान लो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका वाई, ये वाइब्रेशन जो यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है, ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट। और इधर जो एक्स एक्सिस है, इधर वेव जो ट्रेवल कर रहा है, वो हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और इधर का जो एक्स है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव कितना दूर तक ट्रेवल किया। और ये वाई तुम्हारा क्या है, उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो वाई को यहाँ हम दोनों डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एंड दिस वन वेव इज द, इस साइड जो एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में ये देखा जाएगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना दूर गया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि वेव जो कुछ इस तरीके से है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। और वाई जो से डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे, वो किस पे करता है, एक्स पे करता है और टी पे करता है। दिस वन डिस्प्लेसमेंट वाई डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, कितना दूर तक ट्रेवल किया, और टाइम पे डिपेंड करता है कि टाइम कितना, टाइम पे कितना दूर तक पहुंचा। तो वाई इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। इट विल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स इज द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब कंडीशन है कुछ, कंडीशन फॉर वेव मोशंस। अब हम लोग जैसे कुछ इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या वो वेव इक्वेशन है और नहीं है, उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा, वो कौन सा इक्वेशन वहाँ पे होगा जो सेटिस्फाई करेगा कि 100% वो वेव इक्वेशन ही है या फिर वेव इक्वेशन नहीं है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो उसके लिए कंडीशन है कि इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, d2y/dt² इज इक्वल्स टू k d2y/dx²। यहाँ पे k क्या है, k इज द कांस्टेंट। जो k जो है सो k शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये कभी इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो जाता है तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो k शुड नॉट इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे d2y/dt² इज इक्वल टू k d2y/dx² है। इस इक्वेशन को यदि वो सेटिस्फाई करता है तो 100% हम कह सकते हैं कि जो सो वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि y जो है, y द डिस्प्लेसमेंट, वो x और t को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x और t मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को डिफाइन करता हो। यहाँ इसलिए लिखते हैं y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। यदि ऐसा करता है तो हम कह सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक, ये सॉरी वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के। एक SHM का हम लोग इक्वेशन जानते हैं ऑलरेडी। SHM का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अब हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं इस फॉर्म में ला करके कि क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो देखते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है ये। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, तो इसको हम लोग यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से dy/dt, तो कितना आएगा, ओमेगा ई कॉस ओमेगा टी। ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी करके देखे हैं। तो इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन के dy/dt तो इतना आया। सेकंड डिफ्रेंशिएशन फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा d2y/dt²। तो रिजल्ट आएगा कॉस का माइनस साइन हो जाता है तो हो जाएगा माइनस ओमेगा² a sin ओमेगा टी। ये टी मतलब ये टी है ना, टी के रिस्पेक्ट में ये टी को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये जो है सो डिफाइंड है, टी के लिए डिफाइंड है। अब नेक्स्ट आता है एक्स के फंक्शन में। इसी इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग यदि देखें तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो उसको देखते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू क्या है, dy/dt। इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब देखो इसमें कहीं एक्स का टर्म दिख रहा है क्या, एक्स का टर्म नहीं है, मतलब ये पूरा एक्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। मतलब इसका डिफरेंशियल जो आएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे जो एक्स वाई जो है वो एक्स के लिए डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड फॉर एक्स, क्योंकि रिजल्ट जीरो आ गया ना, और रिजल्ट जीरो आ गया मतलब नॉट डिफाइंड फॉर एक्स। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट ए वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन नहीं है। सेटिस्फाई करता तो 100% वेव इक्वेशन मिलता, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए दिस इज नॉट ए वेव इक्वेशन। ओके, अब सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल इज y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। एक इक्वेशन हम लोग खुद से यहाँ पे इस तरीके का लिए हैं। अब इस इक्वेशन में देखो x का भी फंक्शन है, t का भी फंक्शन है। अब इसमें देखते हैं कि ये सेटिस्फाई इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt, ओमेगा बाहर आएगा। इतना तो हम लोग जान रहे हैं इसको करने के लिए ना। इसमें t के रिस्पेक्ट में है तो x तो हमारा जीरो होगा, x जीरो होगा, x जीरो होगा, तो कुछ
डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इतना आएगा, ए साइन ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया तुम्हारा कॉस के फॉर्म में। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये जो है सो सेटिस्फाई कर रहा है, टी के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जीरो नहीं हुआ मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग टी के रिस्पेक्ट में तो देख लिए, अब देखते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इस साइड देखो, डी वाई बाई डी एक्स, वो टी के रिस्पेक्ट में, ये एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार टी के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे दोनों सिचुएशन में वैल्यू जीरो नहीं आता है तो वो सेटिस्फाई करता है उसको। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये वाला टर्म तो ओमेगा टी इसके लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी का फंक्शन कोई यहाँ पे मतलब नहीं, एक्स का फंक्शन केवल यहाँ पे देखा जाएगा। तो जब फंक्शन ऑफ फंक्शन करेंगे तो सबसे पहले साइन का कॉस होगा, देखो कॉस ले लिए, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे इसके अंदर का जो ओमेगा टी माइनस के एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा टी तो जीरो हो जाएगा, बट के एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में। तो उसका क्या है, के बाहर आएगा, तो मतलब माइनस के है तो माइनस के बाहर आएगा, तो यहाँ पे माइनस लिखा गया, माइनस के बाकी ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स एज इट इज़ है बाकी चीज़। ठीक है, अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, फिर एक के बाहर आएगा और कॉस का हो जाएगा साइन, तो कॉस का साइन होगा तो देखो कुछ इस तरीके से माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ से फिर के एक बाहर गया तो जिसके कारण तुम्हारा ये रिजल्ट आया, माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया इसका। अब हम लोग को देखना है कि ठीक है ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रहा है, अभी तक डिफ्रेंसिएशन देखे तो वैल्यू दोनों का जीरो नहीं आया। अब ये दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाना चाहिए, ये लाइक दैट डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, देखो इसका वैल्यू ये है तो यहाँ कॉपी कर दिए, इसका वैल्यू ये है तो इसको यहाँ कॉपी कर दिए, दोनों में कट गया ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा माइनस के एक्स, साइन भी कट गया, ए भी कट गया, सब कट गया, तो क्या बचा है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर बच रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर, बिकॉज एक माइनस फिर से बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के स्क्वायर साइन ओमेगा टी होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर आएगा। तो तुम्हारा ये डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर आया। इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा तो कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर यहाँ पे पहले रह गया, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और उधर जाएगा तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये के का फंक्शन है, और के का फंक्शन मतलब ये जीरो नहीं हो रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा है, मतलब ये y जो है डिस्प्लेसमेंट y के लिए सेटिस्फाई करता है, मतलब k यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ लिख सकते हो इस तरीके से, आप दिखा सकते हो यहाँ पे कि k इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द वेव इक्वेशन, कह सकते हैं दिस इज द वेव इक्वेशन, बिकॉज y इज डिफाइंड फॉर x एज वेल एज t, x के लिए भी डिफाइंड है और t के लिए भी डिफाइंड है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस वन इक्वेशन इज द वेव इक्वेशन, ए वेव इक्वेशन है। और भी तरीका है वेव इक्वेशन को पहचानने का, एक तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका हम लोग कंपैरिजन मेथड से भी कर सकते हैं, वो कैसे, वो देखो दूसरा तरीका है कि मान लो हम लोग कुछ इस तरीके से जनरल इक्वेशन जो है हम लोग वहाँ पे देखे एक्स और टी का फंक्शन था ना, तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसके जनरल इक्वेशन को लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव यू कैन राइट लाइक दैट वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, मतलब ये जो इक्वेशन है वो प्लस के फॉर्म में भी हो सकता है माइनस के भी फॉर्म में हो सकता है, एक्स का फंक्शन दिख रहा है, टी का भी फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे वाई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स सॉरी ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है और ओमेगा टी प्लस के एक्स भी हो सकता है। तो ओमेगा मतलब ए और के मतलब बी, तो क्या लिख सकते हैं ए टी, सॉरी टी का फंक्शन है ना, तो ओमेगा को बी मान लो और के को ए मान लो, तो ए एक्स माइनस बी टी या तो ए एक्स प्लस बी टी, तो वही चीज़ है तुम्हारा वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, कुछ इस फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी, एक्स और टी का वैल्यू के लिए सभी के लिए डिफाइंड होना चाहिए, यदि डिफाइंड होगा तभी हम कहेंगे कि दिस इज द वेव इक्वेशन, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल इसका लिए हम लोग देखो, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू टी टू द पावर होल स्क्वायर, एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये वेव इक्वेशन है और नहीं है। ये वेव इक्वेशन है, बिकॉज क्यों है,
क्योंकि x माइनस 2t का वैल्यू 0 ले सकते हैं हम लोग, 0 हो सकता है। कब 0 होगा ये? जब हमारा t का वैल्यू जो है सो 1 हो और x का वैल्यू 2 हो, तो ये 0 दे देगा हमको रिजल्ट। यदि ये 0 दे रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू को देखा जाए तो ये मिनिमम वैल्यू 0 दे सकता है, या तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ सकता है, या तो माइनस इन्फिनिटी आ सकता है। तीन चीज़ आ सकता है ना, 0 आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी आ सकता है। तीनों वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट करके देख लो। x माइनस 2t इजकल टू 0, मतलब 0 का स्क्वायर मतलब e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 होगा मतलब इसका वैल्यू जो है सो 1 आएगा, y इजकल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब y का वैल्यू 1 है, 0 तो नहीं आ रहा। y का वैल्यू 0 भी आएगा तभी सेटिस्फाई करेगा। बट अनडिफाइंड कब होता है? जब y का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो 0 तक आएगा तभी ये डिफाइंड है। तो y का वैल्यू e टू द पावर 0 है तो 1 आ रहा है, यदि 0 भी आता तभी वो डिफाइंड होता। तो एक टर्म 0 जब पुट किया तभी हमको डिफाइंड मिला। इन्फिनिटी पुट करके देखो, e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब वो चला जाएगा किधर, 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, और e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0, मतलब ये दे रहा है y इक्वल टू 0, मतलब इन्फिनिटी के लिए भी ये डिफाइंड है। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी ही माइनस माइनस कट जाएगा, स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, फिर माइनस इन्फिनिटी बचेगा और फिर यही रिजल्ट आएगा 0, मतलब माइनस इन्फिनिटी के लिए भी डिफाइंड है। मतलब y इज डिफाइंड फॉर x एंड t एज वेल, दोनों के लिए डिफाइंड है। मतलब दिस इज द वेव इक्वेशन। कुछ इस तरीके से वेव कुछ इक्वेशन को चेक किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके का मतलब वेव इक्वेशन को इस तरीके से चेक करना पड़ेगा कि जो y मतलब जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है y, वो x और t दोनों के लिए डिफाइंड होना चाहिए। ये दोनों के लिए डिफाइंड है तो 100% कर सकते हैं दिस इज द वेव इक्वेशन। ये तो वेव इक्वेशन को चेक करने का तरीका हो गया। ठीक है, जो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। अब नेक्स्ट है वेव स्पीड। वेव स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वेव स्पीड में भी यही जनरल इक्वेशन हमको काम आएगा कि देखो किस तरीके से इसका वेव स्पीड लिखा जाता है। वेव स्पीड या तो वेव वेलोसिटी भी लिख सकते हो, वेव वेलोसिटी भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, वेव स्पीड या तो वेव वेलोसिटी। तो वेव स्पीड कैलकुलेट करना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे एक फॉर्मूला तो हम लोग जान रहे हैं ना, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है, वेव स्पीड या वेलोसिटी जो भी लिखना है का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस। ये दोनों का कोफिशिएंट कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी कौन चीज़ है, क्या चीज़ है यहाँ पे, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी हो गया तुम्हारे बी, यहाँ पे बी पुट कर दिए, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, ए, तो बी बाई ए हो गया। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया वी इज इक्वल टू बी बाई ए, दिस वन फार्मूला, वेव स्पीड इज इक्वल्स टू बी बाई ए, दिस वन फार्मूला इज द वेव स्पीड। वेव स्पीड का v इज इक्वल टू बी बाई ए तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। मतलब तुमको माइंड में रखना है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज द जनरल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेव स्पीड। अब देखते हैं डायरेक्शन को फाइंड कैसे करोगे। देखो जब वेव इक्वेशन में कुछ इस तरीके से लिखा रहे ए एक्स प्लस बी टी या माइनस ए एक्स माइनस बी टी, मतलब दोनों जगह पे साइन यदि सेम होगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव इसमें भी साइन है, इसमें पॉजिटिव साइन है, इसमें भी नेगेटिव साइन है, इसमें भी नेगेटिव साइन है, दिस साइन सेम होगा तब हम बोलेंगे कि वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब उल्टा काम होता है, साइन यदि पॉजिटिव दोनों जगह मिल रहा है, दोनों जगह पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे नहीं, दोनों जगह सेम डायरेक्शन साइन मिल रहा है, तो सेम साइन मिलेगा मतलब वो नेगेटिव साइड में मूव कर रहा है। और ये दोनों जगह पे साइन अपोजिट मिले, जैसे यहाँ पे देखो ए एक्स पॉजिटिव माइनस बी टी नेगेटिव, यहाँ पे माइनस ए एक्स ये नेगेटिव में है, बी टी पॉजिटिव में, तो ये बोलेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तभी वेव इक्वेशन के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। क्योंकि इसका क्वेश्चन जितना भी बनता है वो सारा कंपैरिजन मेथड में बनता है। कंपैरिजन मेथड मतलब इसका इक्वेशन को आपको माइंड में रखना पड़ेगा और उसी को कंपैरिजन करके आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या देखे, y इज इक्वल टू ए फंक्शन हो गया, और यहीं से हमारा स्पीड जो है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फॉर्मूला ये आ गया बी बाई ए, जहाँ पे तुमको इस टाइप का x और t के फंक्शन में तुमको इक्वेशन मिलेगा, और उसी इक्वेशन से तुमको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा कि स्पीड कैलकुलेट करो, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करो, डायरेक्शन कैलकुलेट करो, तो आपको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। सेम डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन नहीं, सेम साइन है तो बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अपोजिट साइन है तो बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अपोजिट के लिए पॉजिटिव और सेम के लिए नेगेटिव डायरेक्शन, वेव का ये डायरेक्शन होता है ट्रेवलिंग करने का। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इसका एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू, एक वेव इक्वेशन है ये,
y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस x माइनस 2t टू द पावर होल स्क्वायर। इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड वेव स्पीड, नेक्स्ट सेकेंड वन क्वेश्चन एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एंड थर्ड वन डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवलिंग, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट वेव स्पीड। वेव स्पीड कैलकुलेट करोगे फार्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब बी बाई ए, ये फार्मूला बी बाई ए। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम लोग क्या पुट कर दिए, v इज इक्वल्स टू बी बाई ए। अब बी कौन सा है, देखो यहाँ पे एक्स और टी का फंक्शन यही ना दिख रहा है, पूरे इक्वेशन में से तुमको कोई नजर नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट देखो एक्स का फंक्शन कहाँ पे और टी का फंक्शन कहाँ पे। तो एक्स केवल है तो एक्स का कोफिशिएंट में क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ पे 2t मतलब टी के फंक्शन में कोफिशिएंट में 2 है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी मतलब b, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a। तो 2 हो गया तुम्हारा, b की जगह 2 पुट हो जाएगा और a की जगह 1 पुट हो जाएगा। 2/1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट हो गया। कंपैरिजन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन y, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करना है। तो y इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब इसको कैलकुलेट करना, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब मिलेगा जब हमारा ये x माइनस 2t का वैल्यू मिनिमम होगा। ये मिनिमम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका वैल्यू कम, सबसे लेस मिलता है, सबसे कम वैल्यू मिलता है, तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में तो वही कंडीशन है ना। तो x माइनस 2t को यदि मैं जीरो कर दूँ, x माइनस 2t इज इक्वल टू जीरो, तो ये y का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा हमको। तो वही तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि x माइनस 2t है, इसको क्या लिख दिया देखो यहाँ पे, x माइनस 2t इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया तुम्हारा मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम करेंगे तो y हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो इसको जीरो मान लिए, तो यहाँ जीरो पुट कर दिए, तो ये हम क्या हो गया इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में इसके इस पूरे टर्म को हम जीरो मान लिए। तो जीरो मान लिए तो कितना होगा, 10/5 बचा। 10/5 मतलब 5×2 = 10, 2 मीटर तुमको मिला एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड हो गया 2 मीटर। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड वन डायरेक्शन देखना है, तो डायरेक्शन किधर होगा, देखो हम बोले थे अपोजिट साइन मतलब पॉजिटिव और सेम साइन मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, तो डायरेक्शन क्या होगा, ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जो वेव का ट्रैवलिंग है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तुमको इक्वेशन से ही सारा कुछ बताना है बाय कंपैरिजन मेथड। ओके, तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।